नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज हम हिंदी भाषा शिक्षण को देखने वाले हैं और यह जो टॉपिक है दोस्तों, यह टॉपिक डीएससी में आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और यह जो क्लास होगा, यह यूपी और तेलंगाना दोनों के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमें जो है 16 अंक मिलते हैं। कहाँ से? हिंदी भाषा शिक्षण से हमें 16 अंक मिलते हैं। हमें 16 से 16 अंक लाना है, 16 के 16 अंक हमको लाना है। वह हम ला सकते हैं, उतना कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। देखो, हिंदी भाषा शिक्षण में क्या होता है, अवधारणाएँ अधिक होती है, कॉन्सेप्ट अधिक होता है, तथ्यात्मक कम होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट अगर समझो, पकड़ लिया आपने कॉन्सेप्ट, तो आप जो है आसानी से जो है 16 के 16 अंक आप हासिल कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए सर? तो उसके लिए आपको पहले सिलेबस लेना है। ओके, सिलेबस में क्या दिया हुआ है, हर जो शब्द को है हमें बारीकी से देखना होगा, समझना होगा। ओके, तब जाके क्या होगा, हमें हिंदी भाषा शिक्षण जो है समझ में आएगा। जब तक आप जो है हर शब्द को आप जब तक नहीं समझोगे, तब तक आपको जो हिंदी भाषा शिक्षण काफ़ी डिफ़िकल्ट और काफ़ी टफ लगेगा। ऐसे लगेगा कि बाकी के भी ऑप्शन जो है सही है, ऐसा लगेगा, क्योंकि आप कन्फ्यूजन हो जाओगे कि चारों में से कौन सा आंसर सही है। तो आपको क्या करना है, पहले सिलेबस लेना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमें पढ़ना है। तो जो हम जो है वही करने वाले हैं। तो आज से हम वही करने वाले हैं और आपको जो है हम आसान भाषा में जो है हिंदी भाषा शिक्षण समझाएंगे। ओके, तो पहले हम यहाँ पे पहला यूनिट देख रहे हैं, जो हिंदी भाषा शिक्षण मेथोडोलॉजी से संबंधित हमें पहला यूनिट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए, पहला यूनिट है ये। इसमें दिया है भाषा, अर्थ, परिभाषा, महत्व के बारे में हमको क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है। तो हम आज क्या देखने वाले हैं, पहले सिलेबस को देख लेते हैं। पहले देखिए, भाषा, अर्थ, परिभाषा एवं महत्व के बारे में यहाँ तो पढ़ना है और इसके अंतर्गत जो है भाषा की प्रकृति, भाषा का स्वरूप, वो सब हमको यहाँ पे डिटेल पढ़ना है, डिटेल्ड पढ़ना है। ओके, स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है, पहले तो हमें भाषा क्या है, ओके, भाषा क्या है उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अर्थ किसे कहते हैं, अर्थ जो है किसे कहते हैं, हाँ आपको पता होगा। ओके, आप सभी को जैसे ही मैं अर्थ बताऊंगा तो आपको पता होगा, मगर छोटी छोटी चीज़ों से कर लेने से क्या होता है, डाउट्स क्लियर होता है। फिर हम अर्थ को देखेंगे, फिर परिभाषा को देखेंगे और उसके महत्व को देखेंगे। भाषा के अर्थ को, परिभाषा को और उसके महत्व को जो है हम पहले देखेंगे और उसके बाद जो है भाषा की प्रकृति क्या है अलग से देखेंगे। भाषा की प्रकृति, प्रकृति, ओके, प्रकृति को हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे भाषा का स्वरूप, भाषा का स्वरूप, ओके, भाषा का स्वरूप देखेंगे। उसके बाद जो है हम हिंदी भाषा देखेंगे। तो प्रकृति में जो है हम प्रकृति के ऊपर चर्चा करेंगे, स्वरूप में है स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो है किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, भाषा की प्रकृति और भाषा के स्वरूप के बारे में हम जो है यहाँ पे चर्चा करते हैं। समझ में आया? तो आगे देखिए, आगे है हिंदी भाषा। ओके, तो हम हिंदी क्या है, ओके, हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ, ओके, फिर उसके बाद जो है प्रथम भाषा के रूप में हिंदी, उसको देखेंगे। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी, ओके, तीसरा है सरकारी भाषा के रूप में हिंदी, चौथा है त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का जो क्या जो है वहाँ पे किस स्थान पर होती है उसे देखने वाले हैं त्रिभाषा सूत्र में। फिर उसके बाद भारतीय संविधान में हिंदी का स्थान क्या है। उसके बाद विभिन्न व्यवसायों से जुड़ी भाषा हिंदी जो है विभिन्न व्यवसाय से जुड़ी है, वह कैसे जुड़ी है उसे देखेंगे। फिर उसके बाद भाषा संबंधी मुद्दे, नीतियाँ, विद्यालय राष्ट्रीय एवं राज्य पाठ्यचर्या यानी सिलेबस के बारे में और फ्रेम, ओके, उसके बारे में। तो एनसीएफ आपको पता होगा, एनसीएफ वही है रूपरेखा यानी, ओके, इसके बारे में जो है हम डिटेलली स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो ये है हमारा पहला यूनिट और इसके अंतर्गत जो है ये सारे टॉपिक जो है लगे हुए हैं। देखो, अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि शुरुआत से जो है आप जो है वीडियो देखिए, ताकि आपको वो जो समझाया जा रहा है वो आपको समझ में आ सके। ओके,
तो यह रहा हमारा पहला यूनिट। ओके, यूनिट 1 कहेंगे इसे हम, सॉरी इसको यूनिट 1 कहेंगे। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ तक देखने वाले हैं। ओके, कहाँ तक? भाषा, अर्थ, परिभाषा, महत्व और प्रकृति और स्वरूप के बारे में जो है आज यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ओके, तो जब भी हम शुरू करेंगे पहले हम क्या करेंगे? अर्थ को देखेंगे। अर्थ को यानी भाषा के अर्थ को नहीं, खाली अर्थ जो होता है उसका मीनिंग क्या है, अर्थ का मीनिंग ही अर्थ क्या है उसको देखेंगे। ओके, उसके बाद परिभाषा, भाषा की परिभाषा नहीं, खाली परिभाषा की ही परिभाषा हम देखेंगे। ओके, उसके बाद हम महत्व के बारे में जानेंगे। ओके, महत्व के बारे में, महत्व किसे कहते हैं हिंदी में, देखो समझ में आने के लिए लगता है आप सबको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी, फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ से हम शुरू करेंगे, छोटे छोटे स्टेप से अगर शुरुआत करेंगे तो जो भी एस्पिरेंट्स है उनको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है हिंदी में तो वो भी क्लियर कट हो जाए, इसलिए हम इस यहाँ से शुरू करेंगे। पहले तो भाषा को नहीं लेंगे हम। ओके, पहले अर्थ को लेंगे। ओके, पहले अर्थ को समझेंगे, फिर परिभाषा को समझेंगे। ओके, फिर उसके बाद जो है महत्व को समझेंगे, इसके बाद जो है हम भाषा का अर्थ समझेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम भाषा की परिभाषा समझेंगे, भाषा की परिभाषा समझेंगे, और उसके बाद जो है हम भाषा का महत्व समझेंगे, भाषा का महत्व समझेंगे, और उसके बाद जो है भाषा की प्रकृति को समझेंगे, भाषा की प्रकृति को समझेंगे, और उसके बाद हम जो है भाषा के स्वरूप को समझेंगे, भाषा के स्वरूप। देखो मैं यहाँ पे भाषा भाषा कह रहा हूँ, इससे पहले मैंने नहीं कहा, भाषा के स्वरूप को समझेंगे। ये स्वरूप क्या होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैंने ये बता दिया, हम चलिए शुरू करते हैं क्लास आज की। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले हम जो है अर्थ को समझेंगे। तो पहले अर्थ क्या होता है, ये अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग, मीनिंग बोलते हैं ना, मीन्स अर्थ क्या होता है उसे देखेंगे। देखिए अर्थ क्या होता है, अर्थ किसी शब्द या वाक्य का मतलब या भाव होता है, यानी किसी शब्द और वाक्य का भाव होता है। ओके, और केवल शब्द का मतलब यही अर्थ है। ओनली शब्द जो होता है उसी का अर्थ, दूसरा कुछ नहीं बताता, डिटेल में नहीं बताता है। वो अर्थ क्या होता है डिटेल में नहीं समझाता है। ओके, बॉय बॉय यानी लड़का ही बताएगा। ओके ओके, ऐसा। तो यहाँ पे उदाहरण भी हमने लिया है, यानी केवल शब्द का वो मतलब ही अर्थ है। तो देखिए अर्थ, शब्द शब्द जो है पुस्तक, पुस्तक का अर्थ क्या है, पुस्तक का अर्थ क्या है, किताब है। शब्द सूर्य, सूर्य का अर्थ क्या है, सूरज, इतना ही वो बता देगा। अर्थ क्या करेगा, जो है वही बताएगा। और यह जो अर्थ होता है संदर्भ के अनुसार, संदर्भ के अनुसार जो है यह बदलते रहता है, यह बदलते रहता है, यह समझो। ओके, बदलते रहता है। ओके, तो अगला जो है ये तो आपको समझ में आया होगा। ओके, अर्थ किसी शब्द या वाक्य का मतलब या भाव ही समझाता है। ओके, यानी जो है वही समझाता है। ओके, देखिए यहाँ पे केवल शब्द है का मतलब यही क्या है, अर्थ है। यहाँ पे हमने उदाहरण भी दिए, पुस्तक यानी किताब, उसका सूर्य यानी सूरज, यह जो है हम यहाँ पे देखे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं, अर्थ कहते हैं। चलिए अगला आगे देखिए, परिभाषा। फिर परिभाषा किसे कहते हैं, परिभाषा देखिए, परिभाषा वह वाक्य या कथन होता है जिसमें किसी शब्द, यहाँ पे देखिए शब्द, वस्तु, व्यक्ति, विषय, विचार का स्पष्ट और सटीक अर्थ बताया जाता है। यानी अगर किसी शब्द है, कोई शब्द है तो उसके बारे में स्पष्ट विचार से जो है सटीक अर्थ देने वाला, सटीक अर्थ जो दे उसके बारे में यहाँ पे बताता है। अर्थात देखिए यहाँ पे अर्थात किसी चीज को समझाने का सही और सरल तरीका ही क्या है, परिभाषा है। यानी किसी चीज को हमको समझना है, ओके, सही और सरल भाषा में, तो वही जो उसे ही क्या कहते हैं, हम परिभाषा कहते हैं। ओके, वो कैसे, तो यहाँ पे देखिए नोट, यहाँ पे यहाँ हम केवल मतलब नहीं बल्कि पूरी जानकारी दी जाती है, यही यानी परिभाषा है। तो हमने क्या किया था, अर्थ में खाली मतलब यानी बताया जाता है, मतलब। ओके, खाली क्या है, मतलब बताया जाता है, मगर यहाँ पे क्या होता है, पूरी जानकारी दी जाती है, पूरी जानकारी दी जाती है, जानकारी दी जाती है। ओके,
वो कैसे हम यहाँ पे उदाहरण से समझेंगे। आपको उदाहरण दिया जाएगा तभी आप आराम से समझ पाओगे। ओके, देखिए उदाहरण यहाँ पे है पुस्तक की परिभाषा। ओके, पुस्तक की परिभाषा देखना, हमने क्या क्या इससे पहले पुस्तक कहा, पुस्तक का अर्थ क्या है, तो वो बताया किताब, खाली वो अर्थ बताता है बेटा। ओके, यहाँ पे क्या होता है, पूरी जानकारी दी जाती है। जैसे ही पुस्तक कहा जाएगा उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। वह कैसे, तो यहाँ पे देखिए पुस्तक वह साधन है जिसमें ज्ञान और जानकारी लिखी होती है। हम पुस्तक को खाली किताब कहाँ है वहाँ पे, मगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस किताब में जो जानकारी जो ज्ञान होता है उसके बारे में जो है परिभाषा में समझाया जाता है। ओके, समझाया जाता है, वही जो है परिभाषा है, वही क्या है, परिभाषा है। समझ में आया आपको। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं वहीं का, यहाँ पे सूर्य, वहां पे भी सूर्य लिए थे, अर्थ में जो है सूर्य भी लिए थे, यहाँ भी सूर्य ले रहे हैं। तो सूर्य की परिभाषा क्या है, वहां पे अगर सूर्य का अर्थ क्या है, अगर आपको इस तरह से प्रश्न किया जाए तो सूर्य का अर्थ क्या होगा, आपको सूरज कहना पड़ेगा। किताब का क्या अर्थ होगा, ऐसा पूछा जाएगा, यानी समझाने के लिए आपको, ऐसे इस तरह के प्रश्न तो नहीं करेंगे, आपको समझाने के लिए मैं इस तरह आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो किताब को क्या, किताब का अर्थ क्या है बताओ, ऐसा कोई पूछ लिया आपको, तो आप क्या करोगे, किताब का अर्थ क्या है, पुस्तक है। तो बोलो सूरज का अर्थ क्या है, सूरज का अर्थ तो यानी सूर्य है। इस तरह से वहां पे अर्थ की जगह आप जब भी कोई अर्थ शब्द लेता है तब उतना ही बताना है जितना ये अर्थ जो है हमें समझाता है। ओके, तो परिभाषा में क्या करना है, जैसे वो कहेगा पुस्तक, चलो पुस्तक की परिभाषा दो, तो परिभाषा शब्द का उपयोग उन्होंने किया, तो आप क्या करोगे, तो परिभाषा शब्द का जब उसने इस्तेमाल किया तब आप कहोगे पुस्तक वह साधन है जिसमें ज्ञान और जानकारी लिखी होती है, ये होती है परिभाषा। फिर वो कहेगा चलो सूरज यानी सूर्य की परिभाषा दो, तो आप सूर्य की अर्थ नहीं बताना है, परिभाषा देना है। तो बताओ सूर्य सौरमंडल का एक तारा है जो पृथ्वी को प्रकाश और ऊर्जा देता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे अर्थ में खाली मतलब समझाया जाता है और परिभाषा में पूरी जानकारी दी जाती है, पूरी जानकारी दी जाती है। समझ में आया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा हमारा अर्थ और परिभाषा। अब हम क्या करेंगे, हिंदी जो है भाषा की परिभाषा समझाएंगे। ओके, भाषा की परिभाषा। ओके, भाषा की परिभाषा को हम समझने वाले हैं आगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो सिलेबस में दिया है वहां पे लिखा है भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं भाई, वो भी जानना है ना, भाषा बोल रहा हूं तो भाषा किसे कहते हैं वो भी जानना है। इसलिए देखिए भाषा वह साधन है जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचार, ओके, भाव, अनुभव, भावनाएं दूसरों तक बोलकर या लिखकर संकेतों द्वारा व्यक्त करता है और दूसरों के विचारों को समझता है, वही क्या है, भाषा है। मैं जो हूँ आपसे बात कर रहा हूँ किसके माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से जो है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे जो विचार हैं आप तक पहुँच रहे हैं और मेरे जो भाव है, मेरे जो अनुभव है वो मैं आप तक जो है साझा कर रहा हूँ। आप क्या करोगे, उसको समझ कर और कमेंट में उसका जो लिख कर मुझे क्या करोगे, रिप्लाई दोगे। यही क्या है, भाषा है, एक साधन है, हमारे दोनों के बीच का एक साधन है। तो सिंपली भाषा में समझा जाए तो भाषा को जो मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो आवाज़ ध्वनि के माध्यम से, वह जो ध्वनि है आप तक पहुंच रही है, जो ध्वनि आपके पास पहुंच रही है उस ध्वनि को आप समझ जाते हो और समझ के उसके जो भाव, जो विचार होते हैं, फिर आपके मन में उससे संबंधित जो विचार आते हैं वो क्या करते हो, आप मुझे ध्वनियों के माध्यम से जो है वो जानकारी देते हो। तो ये क्या हो गया, ध्वनि हमारे दोनों के बीच का, तो ये एक माध्यम या साधन हो गया। वहाँ से हम दोनों क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और हमारे दोनों का जो है विचार व्यक्त कर रहे हैं और समझ रहे हैं एक दूसरे को। इसे ही क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। जैसे कि भाषा, हमारे पास बहुत सारी भाषाएं हैं, तो यहाँ पे कुछ उदाहरण लिया हमने, हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा, सांकेतिक भाषा, ये सारी क्या है, भाषाएं हैं। सांकेतिक यानी इशारों से, जब आप मेरे सामने हो तो मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगा मैं कभी कभी आपको हाथों के इशारों से और अपने भाव एक्सप्रेस करते हुए
अपने फेस पर लाते हुए जो है आप तक पहुंचाऊंगा। ये क्या हो गया, सांकेतिक भाषा या इशारों की भाषा। तो भाषा इससे कहते हैं। फिर बाद में क्या करेंगे हम, हिंदी भाषा क्या किससे कहते हैं वो देखेंगे। ओके, अभी तो भाषा के बारे में चर्चा चल रही है बेटा, तो वो समझो। आगे देखो अगला पॉइंट, सरल शब्दों में कहा जाए विचारों भावों को व्यक्त करने का माध्यम ही भाषा है। ओके, ये क्या है, माध्यम जो होता है। हमारे विचार कहाँ उत्पन्न होते हैं, भाव कहाँ उत्पन्न होते हैं, मन में। ओके, हमारे जो विचार और भाव जो है मन में, अपने अंदर, ओके, अंतर में जो है मन उत्पन्न होते हैं। और वो किसके माध्यम से, जो है ध्वनि के माध्यम से जो है हम क्या करते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अगला जो देखिए, बात करने और समझाने का माध्यम भाषा है। बस मैंने बताया ना, बात करने का जो, समझाने का जो माध्यम होता है उसे ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। हम भाषा को जो है बोली कह सकते हैं, जबान कह सकते हैं, ध्वनि कह सकते हैं, ओके, वाणी कह सकते हैं, आदि भी कह सकते हैं। ओके, हम छंद भी कह सकते हैं उसे। ओके, देखिए अगला जो पॉइंट है, देखिए वेदों में भाषा के लिए वाग, यानी भाषा का मतलब क्या है, वाग। वाच्य का मतलब क्या है, वाग, सॉरी, वाच्य का मतलब भाषा, गिर का मतलब क्या है, भाषा। यह तीनों भी जो है भाषा ही है। बस वैदिक वेदों में क्या 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 कहा गया, वहाँ पे वेदों में भाषा के लिए जो है शब्दों का प्रयोग किया गया वो है वाग, वाच, गृह। यह रहा भाषा। तो आपने यहाँ पे मैंने प्रश्न किया भाषा किसे कहते हैं, तो मैंने आपको डिटेली समझा दिया कि भाई यही है भाषा। जो अभी मैंने समझाया यही भाषा है, दूसरा कुछ नहीं है। अब किताबों के पीछे दौड़ो मत, बस यही है भाषा, समझो। बस दिल को लग गए, अंदर भाव जो उत्पन्न हो गए, बाहर विचारों जो है ध्वनि के माध्यम से बाहर आ गए, एक दूसरे को जब हम समझ रहे हैं तो वही जो है भाषा हो जाता है। अभी किसी किताब के पीछे भागो मत। ओके, हर किताब में यही होगा, इसी तरह से बात किया जाएगा, बस अलग ढंग से। यानी कहने का जो ढंग होता है, जो शैली होती है अलग अलग होती है, मगर उसका अर्थ और जो परिभाषा होती है वही होती है। मैंने बताया इससे पहले अर्थ और परिभाषा। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके लिए हमने उदाहरण भी लिए हैं। देखिए उदाहरण क्या है, भाषा के उदाहरण जो है, बोलकर बात करना, मैं बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो यह भी भाषा है। ओके, और पत्र या संदेश लिखना, पत्र या संदेश तो यहाँ पे आप सभी को पता है, पुराने जमाने में जो है पत्र के माध्यम से जो है संप्रेषण होता था, अपने संदेशों को दूसरे तक पहुंचाना, और वो समझकर फिर उसका रिप्लाई देता था। तो मैं यहाँ पे इसके लिए क्या उदाहरण दूंगा, पत्र या संदेश लिखना। यानी मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा लिखित। ओके, ये लिखित जो मैं लिखा हूं यही क्या है, लिख कर दे रहा हूं, ये भी भाषा है। ओके, चलिए दूसरा, इशारों से समझना। इशारों से क्या करना, समझना। इशारों से समझना यानी सांकेतिक। ये कौन सी भाषा है, सांकेतिक भाषा है, ये सांकेतिक भाषा है। ओके, एक ट्रैफिक पुलिसमैन आपको समझा देगा सांकेतिक भाषा क्या है, अगर उसको आप देखोगे तो। ये जो है मौखिक भाषा है, बोलकर बताने, यानी ये मौखिक है। ओके, मौखिक। और ये लिखित है, लिखित भाषा, लिखित भाषा। और ये जो है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक, सांकेतिक भाषा। ओके, समझ में आया बेटा? बहुत ही मैं सिंपल वे में समझा रहा हूँ, पहले समझो तो भाषा शिक्षण कहीं भी नहीं जाएगा। ओके, आपके पास डट कर रहेगा अगर आप समझ लिए तो पहले शुरू करते हैं हम भाषा का अर्थ। ओके, भाषा का अर्थ जो है हम पहले शुरू करते हैं। अर्थ का मतलब क्या है, खाली मतलब बता देना। ओके, तो भाषा का अर्थ यानी भाषा का मतलब बता देगा वो। इससे पहले जो हम चर्चा किया वही होगा। देखिए, भाषा का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और बातों को दूसरे तक पहुंचाना। यानी हम जो बोलते, लिखते वह या समझाते हैं वही भाषा है। वही बोला ना इससे पहले, जो हम भाषा किसे कहते हैं वहां पे जो चर्चा की है वही जो है भाषा का अर्थ है बेटा। भाषा का अर्थ किसे कहा जाता है, इस तरह से जब प्रश्न पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समझो आप कंफ्यूज हो गए तो समझो कि आपका जो है आंसर गलत हो गया। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला जो टॉपिक। तो दोस्तों, जो आपने बताया था कि एक एक टॉपिक लेकर हमें समझाइए सर, तो आपके लिए है ये वीडियो। प्लीज़ इसको देखिए और समझिए। ऐसा उदाहरण हर जो यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको समझाया जाएगा, और हर टॉपिक के लिए, हर विषय में के लिए जो है आपको एक एक उदाहरण ज़रूर दिया जाएगा। ओके, भाषा की परिभाषा।
ओके, परिभाषा के बारे में हमने बताया था। ओके, वहाँ पे परिभाषा का मतलब है डिटेलली समझाना। ओके, उसे क्या कहते हैं? परिभाषा कहते हैं। तो हम तो यहाँ पे भाषा की परिभाषा को देखने वाले हैं। देखिए, हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिए हैं, वहाँ से आपको डिटेलली समझ में आ जाएगा। देखो, भाषा संस्कृत के भाष्य धातु से बना है, इसको याद रखो। ये तथ्यात्मक प्रश्न बन जाएगा आपके लिए। अगर आ जाएगा तो ये तथ्यात्मक बन जाएगा। जहाँ जहाँ भी तथ्यात्मक आ जाएगा वह आपको बता दूंगा। ओके, ये भी संस्कृत के भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है, भाष्य का अर्थ, ये भाष्य जो है जिसका अर्थ है क्या है? बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए, यानी भाष्य का मतलब है बोलना या कहना ही भाषा है, यानी बोला जाए वही भाषा है। एक व्यवस्थित प्रणाली में यह एक व्यवस्थित प्रणाली है जिसमें ध्वनियाँ होती है, शब्द होते हैं, वाक्य होते शामिल होते, ताकि संवाद स्थापित किया जाए। देखो, ध्वनियों से जो है शब्द बनता है। देखिए, क म ल। ओके, ये जो है कमल बन जाएगा, यानी ध्वनियाँ। ओके, इन ध्वनियों के माध्यम से जो है क्या बन रहा है? एक शब्द बन रहा है। शब्दों के माध्यम से क्या बनेगा? वाक्य बनेगा। ओके, अगर यहाँ पे ये वाक्य आपको समझ में आ रहा है ना? सरल शब्द, शब्दों में बात करने और समझाने, ये सब क्या है? ओके, ये सब शब्द है। ओके, शब्दों से क्या बनेगा? वाक्य बनेगा, और वाक्य शामिल होते ताकि संवाद स्थापित किया जा सके। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो है ध्वनियों यानी ध्वनियों का एक शब्द बना रहा हूँ, शब्दों के साथ साथ वाक्य बना रहा हूँ, और आपको जो है यहाँ पे जो जानकारी है आप तक पहुँचा रहा हूँ। यही है, यानी आप प्रैक्टिकली समझो यहाँ पे। ओके, यही जो है भाषा की परिभाषा है। समझ में आया? देखिए, और एक यहाँ पे पॉइंट, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों भावों को व्यक्त करता है। जो विचारों भावों को व्यक्त करता है, भाषा वह साधन है जिनके माध्यम से हम सोचते हैं। ओके, अपने विचारों को भी व्यक्त करते हैं। ओके, सरल शब्दों में कहा जाए तो समझाने का माध्यम ही भाषा है। बात करने और समझाने का माध्यम ही क्या है? भाषा है। ओके, समझ में आया होगा। तो कई लोगों ने अपने अपने यानी अपने अनुसार जो है, कई विद्वान ऐसे विद्वान हैं जो अपने अनुसार उन्होंने क्या किया? अपनी भाषा की परिभाषाएं दी है, अपने अपनी भाषा की परिभाषाएं दी है। उसी को हम कुछ परिभाषाओं को देखेंगे, फिर बाद में हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम जो है भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों की जो अलग अलग परिभाषाएं हैं यहाँ पे प्रस्तुत की जा रही है, उसे एक बार हम देखते हैं। ओके, देखिए, पहली परिभाषा है वक्ता वाची वर्ण यशात इमे व्यक्त वाच्यत। अर्थात क्या है? वाच्य, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। वाणी का मतलब क्या है? आवाज या ध्वनि। जो ध्वनि वर्णों में यानी हर ध्वनि के लिए हम एक एक वर्ण दिया है। अ ध्वनि के लिए ये वर्ण दिया है, क ध्वनि के लिए ये दिया है, चिन्ह दिया है। कहने का मतलब चिन्ह दिया है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इस जो किसका है यह? तो यह जो परिभाषा है ये पतंजलि के पहला जो व्याकरणिक जो दस्तावेज है, जिसने डॉक्यूमेंट तैयार किया था व्याकरण से संबंधित, यही पतंजलि है। इनको याद रखिएगा दोस्तों, पतंजलि जी को जरूर याद रखिए। ओके, व्याकरण के बारे में इन्होंने सर्वप्रथम व्याकरण का एक दस्तावेज बनाया था। ओके, अगला देखिए, अगली परिभाषा, भाषा वह साधन है जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। दूसरों के विचार आप स्पष्टता यानी समझ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, स्पष्टता यहाँ पे आना चाहिए, हम मिस्टेक हो गया। तो समझ सकते हैं। तो यह जो परिभाषा है, यह किसकी परिभाषा है? तो यह जो है कामता प्रसाद गुरु जी की परिभाषा है। ओके, ये भी बड़े व्याकरण थे। व्याकरण का इन्होंने अच्छा व्याकरण ग्रंथ लिखा है, उनको जरूर पढ़िए, उनकी किताब को। इनकी जो किताब है हिंदी व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु कहकर किताब होती है दोस्तों, उस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि यह जो है हिंदी भाषा की सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा प्रामाणिक जो व्याकरण माना जाता है, व्याकरण ग्रंथ माना जाता है कामता प्रसाद गुरु जी का। ओके, तो आप जरूर उनका एक बार किताब जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी तो डीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कभी भी आपको समय मिलेगा तब इनकी किताब आप जरूर पढ़ना है। इनकी किताब का नाम जो है हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु। ओके,
हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु के नाम से जो है उनकी किताब आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, अगली परिभाषा है यहाँ पे, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में इच्छा और मति आदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यह किसने कहा, यह जो है श्याम सुंदर दास जी ने कहा। उन्होंने क्या प्रयोग किया, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में, यानी जब चर्चा होती है वह ध्वनि के संकेतों का जो व्यवहार होता है आदान प्रदान, वो उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। संकेत का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे संकेत ध्वनि का संकेत कह रहा है। ओके, कमल, जैसे मैं कमल कहूं आपको कीचड़ में उगता हुआ फूल याद आएगा, यानी संकेत दे रहा है, आपके दिमाग तक वो सिग्नल पहुंचा रहा है। संकेत का मतलब सिग्नल पहुंचा रहा है कि जैसे ही कमल बोलूंगा वो आपको कमल का फूल जो है याद आ जाएगा, जैसे गुलाब बोलूंगा वैसे ही आपको कांटों से भरा हुआ गुलाब जो है रेड यानी लाल रंग का जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये संकेत है, ध्वनियों का संकेत है। ओके, तो उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, ऐसा श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। आगे देखिए, भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर वायों से उच्चारण के लिए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ऐसा किसने कहा, तो ऐसा जो है मंगल देव शास्त्री जी ने कहा। चेष्टा यानी वो व्यापार क्या है, व्यापार का मतलब है लेन देन, उसे क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। समझ में आया। अगला देखिए, मैंने इससे पहले बताया था अर्थ जो होता है संदर्भ के अनुसार जो है परिवर्तित होता रहता है। व्यापार का मत या संदर्भ का अर्थ यहाँ पे क्या है, लेन देन, भाषा का लेन देन, यहाँ पे वास्तविक अर्थ नहीं। तो संदर्भ के अनुसार जब वाक्यों में जब शब्द प्रयोग हो जाता है तब वो संदर्भ के अनुसार उसका जो है प्रयोग किया जाता है। ओके, समझ में आया। अगली परिभाषा है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समिष्ट रूप से भाषा कहते हैं। ऐसा किसने कहा, तो ऐसा जो है बाबूराम सक्सेना ने कहा है। अगर आपको मैंने जो भाषा का अर्थ परिभाषा और भाषा की परिभाषा और भाषा का अर्थ जब मैं समझाया, अगर वो आपको समझ में आए तो इनकी परिभाषाएं आपको आसान से जो है याद हो जाएगी। अगली परिभाषा देखिए, अर्थवान कंठोदगनी ध्वनि समष्टि ही भाषा है। अर्थवान यानी जो अर्थ देने वाला, जो कंठ से निकलने वाली जो ध्वनि है, समिष्टि यानी संपूर्ण अर्थ हमें ग्रहण कराती है, वही क्या है, भाषा। सुकुमार सेन ने कहा है। ओके, समझ में आया। अगला जो है देखो, अगली परिभाषा यहाँ पे है, भाषा प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निस्सृत वह सार्थक ध्वनि समशिष्ट है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। यह किसकी परिभाषा है, तो वह है भोलानाथ तिवारी जी की परिभाषा है। आपको समझा दिया है इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। ओके, धनात्मक शब्दों द्वारा, ध्वन्यात्मक यहाँ पे ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का यानी प्रकटीकरण ही क्या है, भाषा है। इधर से आना चाहिए, थोड़ी गलतियां हैं इसमें। तो इसका जो सही यह परिभाषा किसने कहा, तो यह है डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे जी की जो है परिभाषा है। ओके, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, आप एक बार इन सब को क्या करना है, पढ़ना है आपको। ओके, धीरे धीरे करके मैं इसे दिखाता हूँ। ओके, चलिए देख लीजिएगा, धीरे धीरे करते हुए मैं आपको ये सभी परिभाषाएं आपको दिखा देता हूँ, आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से इन परिभाषाओं के बारे में आपको समझा दूंगा। ओके, आपको बस मैंने समझा दिया, भाषा, परिभाषा, अर्थ और महत्व के बारे में समझाना है। तो ये आपके बारे में मुझे यह पता चलेगा कि क्या आप समझे हो या नहीं समझे हो। ओके, तो यहाँ पे एक जो है नोट है उसके हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, नोट देखिए, सन 1866 ईस्वी में पेरिस में, ओके, कहाँ पे, पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति, कौन सी समिति, ला सिसेते द लिंगिस्थान जो समिति है, उसने क्या किया, अपने अधिनियम में निर्देशित किया कि भाषा की उत्पत्ति और
विश्व भाषा निर्माण, इन विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि भाषा की कोई परिभाषा नहीं अभी तक जो है सटीक परिभाषा हमें कोई भी ना दे पाया है। इसके लिए इसके ऊपर कोई चर्चा ना हो, ऐसा जो है इस समिति ने कहा था। कब? 1866 में कहा था। समझ में आया? आगे बढ़ते देखिए, आगे हम देखने वाले हैं भाषा का महत्व। मतलब क्या है भाषा का महत्व, इसका मतलब क्या है, तो उसे हम पहले समझते हैं। तो भाषा के बारे में समझे, उसका महत्व के बारे में समझेंगे। भाषा के महत्व के बारे में देखो, मैं जो उच्चारण कर रहा हूँ उसके ऊपर फोकस कीजिए, भाषा का महत्व। तो देखिए यहाँ पे, भाषा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। क्या है? साधन है। बिना साधन के हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मेरे पास जो है यहाँ पे ग्रीन से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मेरे पास एक पेन है, यह जो है मेरा एक साधन है। इसके द्वारा ही मैं क्या कर पा रहा हूँ, तो मैं जो है यहाँ पे अंडरलाइन करते हुए आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? साधन हो गया। हर शब्द को समझाते हुए पढ़ा रहा हूँ। आपको इसी तरह पढ़ना है, तब जाके आप क्रैक कर सकते हो। ओके। इसके बिना विचारों, भावनाओं, ज्ञान, संस्कृति का आदान प्रदान संभव नहीं। 100%। अगर भाषा नहीं, ध्वनि नहीं, तो वाणी नहीं, तब हम, मेरे मन में जो विचार है, मेरी जो भावनाएं हैं, ओके, मेरा जो ज्ञान है, मेरी जो संस्कृति है, आप तक मैं किस तरह से पहुंचा पाऊंगा? नहीं पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास साधन नहीं है। अगर मेरे पास साधन होगा तभी मैं खेत जोत सकता हूं ना दोस्तों। उसी तरह अगर मेरे पास भाषा एक साधन रहेगा, तो मैं जो है आप तक जो है इंफॉर्मेशन, ज्ञान, मेरी संस्कृति, मेरी भावनाएं, मेरे विचार जो है मैं आपको दूंगा। आप जो है आपके विचार मुझे दोगे, वही संभव नहीं होता। तो भाषा नहीं होती तो यह संभव नहीं होगा। कौन सा विचार, भावनाएं, संस्कृति, तो यह सब जो है भाषा के माध्यम से ही हो सकते हैं। तो भाषा एक क्या है? मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ओके। अगला बिंदु देखिए, भाषा मानव जीवन, समाज, शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्र का आधार है। सही है, क्योंकि जिस राष्ट्र का साहित्य जो है श्रेष्ठ हो, वो राष्ट्र कभी भी श्रेष्ठ रह सकता है। ओके। साहित्य, अगर राष्ट्र श्रेष्ठ रहेगा तो उसका साहित्य भी जो है श्रेष्ठ बन पाएगा। जिसकी संस्कृति जो है यानी एकदम जो है अपार संपदा लिए हुए अगर रहेगी, तो वो भी जो है महत्वपूर्ण है। ओके। संस्कृति, समाज भी। ओके। अगर समाज जो विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। तो भाषा मानव जीवन और समाज, शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्र का आधार है। ये भाषा के माध्यम से ही क्या होता है, मानव जीवन जो है, हम अपनी जो विचार आदान प्रदान करते हुए प्रगति कर सकते हैं। प्रगति हम करेंगे तो क्या होगा? समाज सुधर जाएगा। समाज सुधर गया तो क्या करेगा? शिक्षित होगा। शिक्षित जैसे होगा, अपनी संस्कृति को बचाए रखेगा, और अपनी संस्कृति को जब बचाए रखेगा, ये सब चीज़ें जब होती है, तब राष्ट्र जो है उन्नति पे यानी डेवलप्ड हो जाएगा, यानी वह जो है विकसित हो जाएगा राष्ट्र जो है। तो यही है, भाषा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके। इसके बिना मानव सभ्यता की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो मानव सभ्यता की जो सभ्यता हुई, वो भाषा के माध्यम से भी जो जो लोग हैं एकत्रित हुए हैं, आज हम सभ्य समाज में रह रहे। समझ में आया? आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि भाषा के कुछ महत्व के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे, विचारों और भावों की अभिव्यक्ति, इसका महत्व क्या है? भाषा का महत्व क्या है बोले तो, अगर भाषा है तो ये क्या कर सकता है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब आप सिनेमा निकाल रहे हो, डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, सभी लोग आपके पास मौजूद है, बस कैमरा मैन नहीं है। ओके। कैमरा मैन जो है नहीं है, तब क्या आप सिनेमा बना सकोगे? हाँ, सिनेमा बना सकोगे? नहीं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है भाई। कैमरामैन को पकड़ लाओ, कैमरा को पकड़ लाओ, तभी जो है वो शूटिंग जो है पूरी होगी भाई। वही बोल रहा हूँ मैं। तो भाषा जो है विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। ओके। देखिए यहाँ पे हम
बिंदुओं के माध्यम से जो है आपको यहाँ पे समझाएंगे और आप आसानी से भी समझ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है कुछ भाषा के महत्व है उसको हम देखते। देखिए, विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति, भाषा, देखिए यहाँ पे कुछ बिंदु है और उसके लिए आपको उदाहरण भी दिया है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचार, ओके, सुख दुख और भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। उसका उदाहरण कैसे, तो आसान भाषा से उदाहरण देते हुए नॉर्मली आपको इतना सरल भाषा में समझा रहा हूँ कि आप कभी भूलोगे नहीं। ओके, देखिए उदाहरण यहाँ पे है, बच्चा भाषा के द्वारा अपनी ज़रूरत माता पिता को बताता है ना। अगर कोई एक ही उदाहरण देता हूँ, अगर बच्चा है 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है तो बच्चे के पास किताब नहीं है, तो वह चाहता है कि मुझे वो किताब चाहिए, वो क्या करेगा, अपने माता पिता को बताएगा और माता पिता क्या करेंगे, उस बच्चे को जो है वो किताब खरीद कर देंगे। वह बच्चे की ज़रूरत जो थी वो क्या होगी, जो पूर्ण होगी, उसकी ज़रूरत क्या होगी, पूर्ण होगी। वही तो बता रहा हूँ मैं, भाषा का महत्व है। ठीक है, भाषा नहीं रहती तो वो बच्चा वो किताब ले सकता था क्या, माँ बाप उसको समझ सकते थे, नहीं ना। वही तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट रोल है। अगला देखिए, अगला यहाँ पे है ज्ञान के ये भाषा के महत्व, ये बस हमने पॉइंट के माध्यम से रखा है उन्हें। ओके, ज्ञान के आदान प्रदान का साधन है। हाँ, बराबर है, मेरे पास भाषा है, आपके पास भी भाषा है, तो जो डीएससी का जो ज्ञान है, डीएससी का जो ज्ञान है मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो, उसे लेकर कमेंट में बता रहे हो नहीं, और हमारे साथ जुड़े हो। ये भाषा के माध्यम से ही संभव हो रहा है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पे बिंदु लिया हमने, पॉइंट लिया है, भाषा से शिक्षा और ज्ञान का विस्तार होता है। वही हो रहा है यहाँ पे, जो मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ, आपके पास जो जानकारी है वो मुझे दे रहे हैं। तो यहाँ पे विस्तार, ज्ञान का जो है, शिक्षा का और ज्ञान का विस्तार हो रहा है। किसके माध्यम से भाई, यानी भाषा के माध्यम। उसके लिए साधन क्या है भाई, साधन जो है यूट्यूब है भाई। यूट्यूब जो है, जो एक साधन है भाई, और भाषा जो है, सॉरी, यूट्यूब जो है एक माध्यम है और भाषा जो एक साधन है। समझ में आया। चलिए यहाँ पे एक उदाहरण है, उसको भी देखते हैं। उदाहरण दिया हुआ है वहां पे, उदाहरण देखिए, शिक्षक पाठ पढ़ाते हैं, पुस्तक के ज्ञान देती है। शिक्षक क्या करते हैं, पाठ पढ़ाते हैं और पुस्तक की क्या करते हैं, ज्ञान देती है। तो भाषा जो है आदान प्रदान की जो है वस्तु है। तो पुस्तकें भी हमें कभी कभी समझाती है, हमसे बात करती है। कभी आपके साथ किताबें बात की है, मेरे साथ तो की है। जब मैं पढ़ता हूँ तो कहते रहता है, मैं उसे समझता हूँ, फिर जाके क्या करूँगा, मैं उसके ऊपर एक एस्से राइटिंग, निबंध लिखूंगा कि इस किताब के अंतर्गत जो है ये बिंदुओं हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसमें जो है कुछ चीज़ें जो है हटवानी चाहिए। जब वो मुझसे बात किया है तो मैं भी उसमें करेक्शन कर सकता हूँ ना, वही। ओके, चलिए अगला जो भाषा का महत्व देखें, सामाजिक संपर्क और सहयोग का माध्यम है। क्या है, सामाजिक संपर्क और सहयोग का माध्यम है। देखिए, भाषा समाज के लोगों को जोड़ती और सहयोग बढ़ाती है, एक दूसरे के साथ जोड़ रही है। मित्रों, आपके साथ मुझे जोड़ रही है ना। ओके, आपका जो सहयोग है वही जो हमें काम में आ रहा है। जो आपका सहयोग, आपके सहयोग के साथ ही जो है मैं यहाँ पे वीडियो बना पा रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो मदद हो रही है ना। और इसके लिए उदाहरण देखिए, परिवार, मित्र, समाज से बातचीत भाषा से ही होती है, वही हो रहा है। ओके, अगला जो देखिए, अगला प्रश्न है, सॉरी प्रश्न बोल रहा हूँ। अगला जो भाषा का महत्व है, संस्कृति और परंपरा का संरक्षण करते हैं। भाषा से संस्कृति, परंपरा और इतिहास सुरक्षित रहता है 100%। किस तरह से सुरक्षित रहता है भाई, बोलो सर, किस तरह से सुरक्षित रहता है, तो हम बताएंगे। उदाहरण यहाँ दिया है हमने, देखो, संस्कृति का जो लोकगीतों के माध्यम से हम संस्कृति को, परंपरा को जो है सुरक्षित रख सकते हैं, इतिहास को भी सुरक्षित रख सकते हैं। किसी को लोकगीत पता है, लोकगीत 10th क्लास में भी है, उसको एक बार पढ़ो। मेहंदी रचने वाली, वो एक गाना है, वो गाना जो है वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, तो कहानियों के माध्यम से भी, जब हम कहानियों के माध्यम से भी इसको क्या करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, और पुरानी कथाएं भाषा से ही सुरक्षित रहेंगी, यही है। ओके, अगला जो देखिए भाषा का महत्व हम देख रहे हैं, तो उसके अंतर्गत अगला बिंदु है यहाँ पे, अगला बिंदु है शिक्षा और व्यक्तित्व विकास में सहायक। भाषा का क्या महत्व है, शिक्षा और व्यक्तित्व विकास में भी सहायक होता है। वो कैसे, देखिए, भाषा सोचने की शक्ति, तर्क, आत्मविश्वास बढ़ाता है।
भाषा क्या करते हैं, अपनी शक्ति को बढ़ाता है, सोचने की शक्ति को, और तर्क करने को सिखाता है, और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। उदाहरण कैसे, अच्छा बोलने वाला व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है। जब वो बात कर रहा है, हड़बड़ा रहा नहीं है, तो वो क्या है, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ है, उसके पास ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, वो जो है तर्कशील है व्यक्ति, उसके पास ऐसी शक्ति है कि वो जो है आत्मविश्वास के साथ जो है बोलने लगता है। ओके, अगला जो देखिए, प्रशासन और शासन में भूमिका, प्रशासन और शासन में भूमिका। देखिए, सरकार के नियम, कानून, नीतियां भाषा से ही लागू होती है। वो कैसे सर, तो उदाहरण देखिए, सरकारी आदेश और घोषणाएं भाषा में होती है। जो सरकार आदेश देता है वो भी भाषा में ही होता है, वो हिंदी तो होता है या अंग्रेजी तो होता है, तो भाषा में ही होता है ना। ओके, ये भाषा में ही है ना, घोषणाएं भी भाषा में ही कर रहे हैं ना, तो इसलिए भाई आपको समझाने के लिए हमने हर तरह के उदाहरण लिए है। ओके, आराम से आप समझ सकते हैं। अगला देखिए, व्यापार, रोजगार और आर्थिक विकास में सहायक। व्यापार में भी सहायक होगा, रोजगार में और आर्थिक विकास में भी सहायक है। तो भाषा के बिना हम जो है समाज की कल्पना, यानी सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते, और विकसित भारत की भी जो हम कल्पना नहीं कर सकते अगर हमारी भाषा, हम एक जो माध्यम जो हमारा होगा भाषा का, अगर वो नहीं रहेगा, जो वेपन नहीं हमारे पास नहीं होगा, तो हम लड़ाई कैसे कर सकते भाई। लड़ाई करना है तो हमारे पास तलवार जरूर होना चाहिए ना। तो वही देखिए यहाँ पे, भाषा व्यापार और नौकरी के अवसर बढ़ाती है, वही कर रही है। हम भाषा के टीचर बनने वाले हैं, भाषा के ही टीचर बनने वाले। देखिए उदाहरण, अंग्रेजी ज्ञान से अंतरराष्ट्रीय व्यापार संभव है। ये भी हो सकता है, जब आपको अंग्रेजी आ रही है तो आप क्या करोगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर सकते हो। हम तो यहाँ पे भाषा से हम क्या कर रहे हैं, नौकरी हासिल कर रहे हैं, उससे व्यापार भी कर सकते हैं। ओके, रोजगार भी मिलेगा हमको, वही समझ में आया होगा। चलिए अगला देखिए, भाषा का महत्व क्या है। साहित्य, कला और रचनात्मकता का आधार है। वो कैसे, तो देखिए, भाषा कविता, कहानी, नाटक कला की आत्मा है कि नहीं है। भाषा है तो ही आपके पास कला है। उदाहरण, प्रेमचंद की कहानियां भाषा के बिना संभव नहीं है। ओके, वह भाषा है तो ही प्रेमचंद जो है कहानियां लिख पाए हैं। समझ में आया। चलिए अगला है, विज्ञान और तकनीक के विकास में सहायक। विज्ञान और तकनीक के विकास में सहायक, देखिए वैज्ञानिक खोजें भाषा के माध्यम से साझा की जाती है। वो भी जो भी खोजा है हमने, वो हम किसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वो भी जो है भाषा के माध्यम से ही हम क्या कहते हैं, लोगों तक जो है पहुंचाते हैं। ओके, तो उदाहरण देखिए, वैज्ञानिक शोध पत्र भाषा में प्रकाशित होते हैं। यानी सिंपल जो है उदाहरण हमने लिए हैं, जो साइंस से संबंधित जो शोध पत्र होते हैं वो किसी ना किसी भाषा में जो है क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, और उसको पढ़कर जो है सब लोग है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखिए हमारा भाषा का महत्व में हमने आखिरी जो बिंदु लिया है, राष्ट्रीय एकता और पहचान का माध्यम है। भाई भाषा क्या है, एक राष्ट्रीय और पहचान का माध्यम है, राष्ट्रीय एकता का। तो राष्ट्रीय एकता के लिए अब हमारे पास भारत देश में कौन सी भाषा जो है काम कर रही है, मीडियल भाषा नहीं, मीडियम का माध्यम कौन है, तो है हिंदी। एक भाषा है, ऐसी भाषा है सबको जोड़ रही है। ओके, सबको क्या करें, जोड़ रही है, ना कि तोड़ रही है। ओके, तो यहाँ पे हिंदी जो है मजबूत कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रभाषा की पहचान एकता को मजबूत करती है। वह कैसे है, तो उदाहरण देखिए, हिंदी भारत की राजभाषा है, और ये जो है मीडियम यानी मध्य लैंग्वेज है। मीडियम यानी मीडियम का वर्क करता है। मीडियम क्या होता है, मध्यस्थ का काम करता है। इस व्यक्ति को उस व्यक्ति को, अगर ये दूसरे राज्य से है और यह दूसरे राज्य से है, तो बीच का काम जो है हिंदी करता है, दोनों को बातचीत करने के लिए। तो यह है दोस्तों भाषा का महत्व है, इसे ही कहते हैं। ये अगर भाषा नहीं होती तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो ये भाषा का महत्व है। ओके, समझ गए होंगे आप भाषा के क्या महत्व होते हैं। आगे हम देखेंगे भाषा की प्रकृति एवं स्वरूप के बारे में, जानेंगे कि भाषा की प्रकृति क्या है और स्वरूप क्या है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, भाषा की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लैंग्वेज। ये प्रकृति क्या होती है,
मैं आपको यहाँ पे आसान भाषा में समझा दूंगा। ओके, प्रकृति किसे कहते हैं, भाषा की प्रकृति किसे कहते हैं। तो देखिए, भाषा की प्रकृति से तात्पर्य है कि भाषा मूल रूप से कैसी है और उसमें कौन से गुण पाए जाते हैं, वो जो है भाषा की प्रकृति है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस गुण को पकड़ के रखना है और उसके साथ ही मूल रूप को क्या करना है, पकड़ के रखना है। तो इन दोनों को अगर आप पकड़ के रखे हो तो आपको भाषा की जो प्रकृति है वो समझ में आएगा। ओके, तो देखिए उन दोनों को तो मैं हाईलाइट करके रखता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, आप समझ जाओगे। क्या यहाँ पे दोनों को हाईलाइट कर रखा है। देखिए देखिए, भाषा सामाजिक है। भाषा की प्रकृति क्या है, भाषा सामाजिक है, उस इसका मूल रूप है। ओके, उसके क्या गुण है, देखिए भाषा जो है सामाजिक है। भाषा समाज में विचार के आदान प्रदान के लिए बनी है, ये मूल रूप है। कौन सा, भाषा समाज में विचार के आदान प्रदान के लिए बनी है। उदाहरण के लिए देखिए, लोग हिंदी, तेलुगु, अंग्रेजी समाज में बातचीत के लिए प्रयोग करते हैं ना, तो उसके गुण हैं। उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। तो भाषा सामाजिक है, यह मूल रूप है, और भाषा समाज में विचार का आदान प्रदान के लिए बनती है, ये इसके गुण है। किसके, भाषा के गुण है, और ये जो है भाषा की मूल रूप है। तो इस यहाँ पे हिंदी, तेलुगु, अंग्रेजी समाज में जो है ये भाषाएं होते हैं, समाज में बातचीत के लिए क्या कहते हैं, प्रयोग करते हैं। समझ में आया, नहीं आया फिर से समझाऊं, तो समझा देता हूँ फिर से, और एक बार समझा देता हूँ। भाषा प्रकृति से तात्पर्य है, भाषा तात्पर्य है कि भाषा मूल रूप से कैसी है। तो भाषा जो है मूल रूप से ऐसी है। देखिए, भाषा सामाजिक है, ये मूल रूप से है। ओके, और उसमें कौन से गुण पाए जाते हैं, तो उसमें देखिए ये गुण पाए जाते हैं। भाषा समाज में विचार और आदान प्रदान करने के जो है गुण पाए जाते हैं। उसके लिए उदाहरण क्या है, उदाहरण है हिंदी, तेलुगु, अंग्रेजी, ये जो भाषाएं हैं समाज में बातचीत के लिए प्रयोग करती, यही गुण हैं। समझ में आया या नहीं आया, फिर और एक उदाहरण देंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, भाषा संप्रेषण का माध्यम है। यह क्या है, भाषा का मूल रूप है, भाषा संप्रेषण का माध्यम है। भाषा का मुख्य उद्देश्य विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को व्यक्त करना है। संप्रेषण का मतलब क्या है, व्यक्त करना ही है ना, तो ये गुण हो गया, उसके गुण हैं कि वो व्यक्त करता है। किसका, क्या व्यक्त करता है, सूचनाओं को व्यक्त करता है, भावनाओं को व्यक्त करता है, उद्देश्यों को, विचारों का व्यक्त करता है। तो मूल जो है भाषा संप्रेषण है। संप्रेषण यानी बोलने का, कम्युनिकेशन करने का, तो उसका जो गुण है यही है। समझ में आ रहा है, तो इसे कहते हैं भाषा, नेचर ऑफ लैंग्वेज, प्रकृति, भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति क्या है, यही है। कौन सा है, भाषा सामाजिक है, भाषा संप्रेषण का माध्यम है, भाषा गतिशील है, भाषा प्रतीकात्मक होती है, भाषा नियमबद्ध होती है, भाषा सीखी जाती है। ये सब क्या है, तो ये सब जो है प्रकृति, भाषा की प्रकृति है। अगर आपको उस तरह से समझ में नहीं आया तो इस तरह से समझो, भाषा की प्रकृति क्या है बोल, तो प्रकृति यानी विशेषताएं हैं। ये सब भाषा संप्रेषण का माध्यम, ये विशेषताएं हैं। प्रकृति यानी विशेषताएं। तो मेरी प्रकृति क्या है, समझो मैं हूँ एक टीचर हूँ, तो मेरा नेचर क्या होगा, मेरा नेचर होगा कि मैं पाठ पढ़ाऊँ, और पाठ में जो है अलग अलग मेथड से पढ़ाऊँ, और जो है सबको ध्यान जो है मेरी और आकर्षित करूँ। ओके, और उसके साथ साथ आपके द्वारा भी कहलाऊं। ये जो है मेरी प्रकृति है। मैं अगर वहां पे स्थित हूँ, एक कक्षा में गया हूँ, मैं वहां पे स्थित हूँ, मैं वहां पे आपको पाठ पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब चीजें क्या होती है, ऑटोमेटिकली घटित यानी घटती होत रहती है, क्योंकि वो है प्रकृति यानी नेचुरल है। मेरे अंदर जो भाव है वो नेचुरल है, उसको सुनको आप क्या करोगे, नेचुरली रिएक्ट करोगे। ओके, इससे समझ गए तो समझ गए, आपके भाव, आपको प्रकृति समझ में आ गई होंगी, भाषा की प्रकृति जो है समझ में आ गई। समझो एक समुद्र है, समुद्र जो है हवा जब भी आती है ना, हवा आने के बाद ही लहरें बनते हैं, तो ये उसकी प्रकृति है। तो भाषा सामाजिक है, किसकी प्रकृति है, ये जो है भाषा की प्रकृति है, क्योंकि सामाजिक जो होना भाषा की एक प्रकृति है। समझ में आया होगा। ओके, इस तरह से आपको समझना है। समझ में आया। अगला देखिए, ये भाषा की प्रकृति है यानी कि विशेषता है। भाषा की विशेषता क्या है, तो भाषा गतिशील और परिवर्तनशील है। भाषा क्या है, गतिशील और परिवर्तनशील है। भाषा समय के साथ साथ बदलती रहती है। तो वह कैसे, उदाहरण के लिए देखिए, पुराने शब्द पत्र की जगह नए शब्द हम ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो उसकी एक विशेषता है भाई, वो चेंज होते रहती है। तो आप ऐसा करो, एक इंसान को समझो, भाषा वो इंसान है, वो क्या है, वो पुराना है मगर वो क्या है, परिवर्तित होते रहता है। हम कभी कभी जादुई सिनेमा देखते हैं ना, जुट भी गायब हो जाता है, फिर तुरंत दूसरा भेष बदल लेता है। हाँ, वही उदाहरण है यहाँ पे, वही भाषा, यानी वो एक व्यक्ति भाषा है, जब भी जाता है वो चेंज करता है, अपना रूप जो है चेंज करते रहता है। हाँ, वही है यहाँ पे। ओके, भाषा गतिशील परिवर्तन है। अगला, भाषा की प्रकृति में देखिए, भाषा प्रतीकात्मक होती है। कैसे? शब्द किसी वस्तु या विचार के प्रतीक होते। 100% शब्द जो है प्रतीक होते। अगर मेरे जो मित्र होंगे, एक सर्किल बना रहा हूँ, मेरे सर्किल में अगर मेरे मित्र होंगे, जैसा ही एक शब्द जो है मेरा नाम लेगा, जो है सचिन कहेगा, समझो सचिन कहते ही क्या करेंगे, अरे हमारा दोस्त, यानी उनको मैं याद आ जाऊंगा उस तरह। यहाँ पे देखिए, किताब शब्द वास्तविक किताब का ही है। जब वो किताब सुनेंगे तो ये किताब, ऐसी कौन सी भी किताब हो, किताब ही ध्यान याद आ जाएगी इस तरह से। ओके, तो ये भाषा की प्रकृति है। भाषा प्रतीकात्मक होती है, ये उसकी प्रकृति है, यानी वो नेचर है। आगे देखिए, भाषा नियमबद्ध होती है। भाषा नियमबद्ध होती है। देखिए, हर भाषा के अपने व्याकरणिक नियम होते हैं। 100% नियम के अनुसार ही क्या होता है, शब्द बनते, वाक्य बनते, और जो है उसके साथ जो है हम वाक्य प्रयोग करते रहते। तो उदाहरण देखिए, हिंदी में वाक्य में मैं स्कूल जाता हूँ, ये जो बना है ये नियमबद्ध है। ओके, मैं यहाँ लगा हुआ है, स्कूल लगा हुआ है, जाता हूँ। अगर हूँ, जाता, स्कूल, मैं अगर ऐसा लिख दिया जाए तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। इसलिए भाषा जो है नियमबद्ध है। भाषा सीखी जाती है, यह भी प्रकृति है भाषा की, विशेषता है भाषा की। प्रकृति या विशेषता आप कह सकते हो। मनुष्य भाषा अभ्यास से सीखता है। उदाहरण, बच्चा माता पिता से बोलना सीखता है। मैं कहता हूं, मेरी जो परिभाषा है, भाषा जन्मजात है। भाषा जन्मजात है और सीखता भी है, दो भी है। तो मैंने आपको जन्मजात भी कहा है, उसको भी याद रखिए, मगर किताबों के अनुसार जन्मजात नहीं होती है। किताबों के, क्योंकि मैं कहता हूं, मैं खुद कहता हूं कि भाषा जन्मजात है। जब भाषा जब ध्वनि होती है तो भाषा क्यों ना जन्मजात है। भाषा जब वाणी होती है तो भाषा क्यों ना जन्मजात है ना। इन दोनों का अब आप कंसिडर कर रहे हो तो क्यों ना वो जन्मजात होगी। तो किताबों में कहीं कहीं भाषा जन्मजात नहीं होती है, वो सीखी जाती है, ऐसा कहते हैं। तो आप किताबों के अनुसार जाइए। फिर भी मेरा अगर विचार आपको सहमत है तो एक बार लाइक करके जाइएगा। ओके, यही जो है भाषा की प्रकृति है। भाषा की प्रकृति या नेचर कहा जाता है इसे। आगे हम देखेंगे, उसके बाद स्वरूप के बारे में देखेंगे। स्वरूप, ये स्वरूप क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ओके, ये था भाषा की प्रकृति। ओके, दूसरा है भाषा का स्वरूप। भाषा का स्वरूप अंग्रेजी में फॉर्म या स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। भाषा का स्वरूप कैसा है, तो आपने मुझे नहीं देखा है तो आपके अंदर में जिज्ञासा होगी कि अरे ये सर पढ़ा रहे हैं, ये दिखने में कैसे हैं, इनकी हाइट वेट कैसा है, नाक कैसी है, यह सब विचार आपके मन में चलते। यानी एक उदाहरण बता रहा हूँ, होते हैं कि देखना चाहिए कि समझो मैं ही भाषा हूँ, तो ये हिंदी भाषा है, ये सर जो है ये दिखने में कैसे, ये भाषा कैसी है। तो जब आप देखोगे तब आप मुझे क्या करोगे, समझोगे कि हाँ दिखने में इस तरह से है, उनका हाइट वेट इतना है, ये आप समझ जाओगे। तब आपको पता चलेगा कि भाषा का स्वरूप जो है, स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर बोलते हैं, आपको सबको याद आ जाता है ना, तो स्ट्रक्चर को पकड़ के रखो। स्ट्रक्चर जैसे भी आपको समझ में आया तो समझ गए कि आप भाषा का स्वरूप समझ गए। यहाँ उदाहरण के तौर पर मैं आपको आराम से समझा दूंगा। ओके, देखिए पहला, देखिए यहाँ पे भाषा का स्वरूप भाषा की संरचना और रूप को दर्शाता है। संरचना का मतलब क्या है, रचना करना, यानी टुकड़े 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 पड़े हैं, समझो टुकड़े 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 पड़े हैं। इसको मैं क्या करूँगा, मुग्गू डाल दूंगा। ओके, देखिए यहाँ पे एक टुकड़ा, 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 समझो ये हो गया। यहाँ पे एक टुकड़ा, यहाँ पे एक टुकड़ा, और यहाँ पे एक टुकड़ा, सॉरी यहाँ टुकड़ा, और यहाँ टुकड़ा, यहाँ टुकड़ा, यहाँ टुकड़ा, यहाँ टुकड़ा, ये पड़े हुए। संरचना करना, इनको जोड़ना है, ये एकत्रित करना है। नए शब्द जो होते हैं उसको मैं क्या करूँगा, इसको एक्स एक्स करके, एक्स एक्स करके, ओके, एक्स एक्स करके, एक्स एक्स करके एक नया मुग्गू डाल देता हूँ। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा हो गया। इसकी संरचना हो गई बेटा, यही है संरचना। समझ में आ रहा, उसे कहते हैं संरचना। और इसे ये जो दिख रहा है यही रूप है। गोरा है या काला है, दिखने में टेढ़ा है या सूरत जो नाक है सही है या गलत है, यही है। ओके, समझ में आया, भाषा का स्वरूप का मतलब ही वही है। चलिए, तो पहला देखिए, पहला जो है ध्वन्यात्मक स्वरूप, यानी ध्वन्यात्मक का मतलब है ध्वनि के साथ।
तो भाषा ध्वनियों से बनती है, भाषा जो है ध्वनियों से बनती है। ओके, जो ध्वनि है उदाहरण देखिए, अ ध्वनि, ये अ है, फिर उसके बाद आ ध्वनि, और उसके बाद क, फिर ख, आदि जो है ध्वनियाँ हैं, आदि जो है ध्वनियाँ हैं। और विशिष्ट व्यंजन के तौर पे यहाँ पे ल लाया गया है, चलिए उसको भी भूलो मत। तो ये जो है ध्वनियों से जो है क्या बनता है, भाषा बनती है। कैसे, आ, म को लेंगे तो म, आम, इन ध्वनियों से क्या हुआ, आम बना। आम जैसे ही बना, प्रतीकात्मक आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, आम जो दिखाई देने लगा। तो ये है ध्वन्यात्मक स्वरूप। ध्वन्यात्मक स्वरूप कहे तो इसको याद रखो भाई। अगला शब्दात्मक स्वरूप। शब्द स्वरूप यानी क्या है, ध्वनियों के शब्द बनते। शब्दात्मक यानी शब्द बनना भाई, शब्द से जो है शब्द बनना, ध्वनियों से क्या बनना, ये ध्वन्यात्मक है। उसके बाद ध्वनि के साथ क्या बनते, शब्द बनते हैं, शब्दात्मक। तो यहाँ पे उदाहरण देखिए, क म, क प्लस म, या सॉरी ल प्लस म, तो यहाँ पे कलम, कलम हो गया। तो ध्वन्यात्मक के बाद शब्दात्मक स्वरूप। दिखने में कैसा है, तीन जो है इसमें जो है ध्वनियाँ हैं, और दिखने में ये इस तरह से दिख रहा है। दिखने में बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दिखने में कैसा दिख रहा है, तो ये ऐसा ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, बस दिखने में ये स्वरूप है। ओके, अगला अगला देखिए, वाक्यात्मक स्वरूप। ध्वन्यात्मक शब्द से क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाक्यात्मक स्वरूप। वाक्यात्मक स्वरूप में देखिए शब्द मिलकर वाक्य बनते हैं। तो उदाहरण, राम किताब पढ़ता है, शब्द 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 शब्द, ओके, तब जाके क्या बना, वाक्य बना। ओके, वाक्यात्मक स्वरूप बोले तो वाक्यात्मक, जो उससे वाक्य बनता है। तो दिखने में कैसा है स्वरूप, ये ऐसी बड़ी लाइन है भाई, दिखने में ऐसी बड़ी लाइन है, यहाँ एक टुकड़ा, यहाँ एक टुकड़ा, यहाँ एक टुकड़ा, यहाँ एक टुकड़ा, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, इसमें गैप है ना, एक दो तीन। तो उसमें भी ऐसा है ना, उसका रूप जो शब्दात्मक रूप है, यहाँ दूर दूर लिखा हुआ भाई, दूर दूर लिखा हुआ, ये दिखने में ऐसा है, दूर दूर लिखा हुआ। और ये जो है ऐसा है, देखो, तो ये दोनों में दिखने में अंतर है ना, तो अलग अलग स्वरूप है ना, वही है भाई भाषा का स्वरूप का मतलब। अगला देखिए, लिखित और मौखिक स्वरूप। लिखित का मतलब देखिए, भाषा बोलने और लिखने दोनों में प्रयोग होती है 100%। तो बोलना यानी बातचीत, लिखना यानी पुस्तक या पत्र, उसके उदाहरण है। बातचीत जो कर रहे हैं वो क्या है, बोलना। लिखना क्या है, पुस्तक या पत्र। ओके, ये लिखित और मौखिक स्वरूप है। दिखने में क्या है, मौखिक स्वरूप क्या है, आवाज आ रही है। ओके, ये है। ओके, अगला लिखित क्या, लिखना क्या है, पुस्तक जब देखोगे आप किताब में तो आपको लिखा हुआ मिलता है, तो देखिए देखने से आपको स्वरूप उसका दिखाई देता है, वो बड़ा पेज में लिखा होता है, लाइन 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 करके, कहीं कहीं गैप आता है। ओके, वो है। अगला है अर्थात्मक स्वरूप। ये सब होने के बाद उस लाइन्स का कुछ ना कुछ अर्थ होता है ना, तो भाषा अर्थ प्रकट करती है, ये लाइन का अर्थ प्रकट करती है। ओके, राम किताब पढ़ता है, ये लाइन है, तो ये क्या है, अर्थ प्रोवाइड किया है, हमें अर्थ समझाया है। ओके, और उस उदाहरण, जल का अर्थ पानी होता है ना, जल का अर्थ क्या होता है, पानी। हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था, परिभाषा के पढ़ा था। अर्थ में क्या होता है, जो है यानी मतलब समझाया जाता है। ओके, जल का मतलब पानी, तो ये अर्थात्मक स्वरूप है। जैसे ये दिखने को मिलेगा, ये इसका स्वरूप ये दिखने को मिलेगा। समझ में आया। अगला देखिए, शैलीगत स्वरूप। शैलीगत स्वरूप कैसा होता है, देखो, भाषा अलग अलग शैली में प्रयोग होते हैं 100%। उदाहरण देखिए, साहित्यिक भाषा है, दैनिक बोलचाल। साहित्यिक और दैनिक बोलचाल की भाषा में अंतर होता है कि नहीं। आप किताब पढ़ो और आपकी बातचीत को देखो, तो दैनिक बोलचाल की भाषा और साहित्यिक भाषा में जो है अंतर होता है। जब आप देखोगे तब आपको जो है उसका स्वरूप दिखाई देगा। समझ में आया। यहाँ पे थोड़ा नोट दिया हूं मैं आपके लिए। परीक्षा हेतु संक्षिप्त नोट। भाषा की प्रकृति बताता है कि भाषा क्या है, कैसी है, आपको क्या करेगा, भाषा की प्रकृति समझाएगा। और जबकि भाषा का स्वरूप क्या बताएगा, उसका संरचना और बनावट के बारे में समझाएगा। तो आप संधि से क्या है, शब्द बनते हैं। ओके, समास से भी शब्द बनते हैं। ओके, जब समास से, संधि से शब्द बनते हैं तो आपको बनावट के बारे में समझ में आएगा, रचनात्मक के बारे में समझ में आएगा। ओके, और उपसर्ग से और प्रत्यय से, इनसे शब्द बनते हैं ना, नए नए शब्द। तो ये बनावट, ये स्वरूप यह बताता है कि भाषा की रचना कैसी हुई, बनावट कैसी हुई। तो यहाँ पे क, अगर क बना है तो कैसे बना, यहाँ पे आधा क रहेगा, इधर अ ध्वनि रहेगी। ओके, तो इन दोनों को मिलकर, ये आधा है भाई, ये इसको कंप्लीट करता है। ओके, तो ये क्या होगा, क, फुल क हो जाएगा, संपूर्ण क। तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आधा है, हलंत लगता है ना,
तो उसकी रचना और बनावट के बारे में जो है सिखाता है, क्या स्वरूप सिखाता है। ओके, तो यह था हमारा दोस्तों आज का क्लास। हम और थोड़ा है इसको मैं कल आपको बता दूंगा। ओके, ये जो है कल हम इसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि जो वीडियो जो है बड़ा लंबा हो जा रहा है। मुझे लगता है आप सभी को बहुत आसान भाषा में समझाया हूँ तो समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, जैसे ही समझ में आएगा लाइक तो बनता है। ओके, ऐसे ही मैं प्रैक्टिकली आपको पूरा भाषा शिक्षण जो है समझा दूंगा और क्लियर कर दूंगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही जुड़ते जाइएगा और आपका ज्ञान जो है बढ़ाते जाइएगा। ओके।